नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज खास तौर पर बात करेंगे महान संत जगत गुरु रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है उसका अयोध्या में लगने का क्या मतलब है, उसमें क्या कुछ खास है। साथ ही बात करेंगे कि किस तरह से पंजाब के कृषि मंत्री पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात होगी कि जो जमीन के बदले रेलवे में नौकरी वाला घोटाला है उसमें सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, आज फिर उस मामले में पूछताछ हो रही है। और आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो ये कि कभी जो पार्टी बोल की लब तेरे आजाद हैं उसको खामोश करने की कोशिश में जब एक राज्य में उस पार्टी को पुलिस मिलती है उस कोशिश में लग जाती है, लेकिन अदालत में उस कोशिश को नकार दिया जाता है। इसी पर आज की खास चर्चा होगी, होंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में त्रिपुरा न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। राष्ट्रपति आज राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का भी करेंगी शुभारंभ। अगरतला में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में लेंगी भाग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आज 29वां स्थापना दिवस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। कहा, जीवंत लोकतंत्र के लिए मानवाधिकार मजबूत होना जरूरी। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीनी तैयारी की तेज। राज्य के मेहसाणा में अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 20 अक्टूबर तक चलने वाली पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गौरव यात्रा 5 स्थानों से आज और कल शुरू की जा रही है। गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी से भारतीय नौसेना का एक MiG-29 के लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। पायलट सुरक्षित। नौसेना ने घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का दिया आदेश। अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी में करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी और मौके से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की जब्त। निदेशालय ने मंगलवार को रायगढ़ कलेक्टर समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर की थी छापेमारी। देश में कई हिस्सों में अक्टूबर के महीने में भी बारिश, बाढ़ और बर्फबारी से हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश और असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। 4 दिनों की बारिश के बाद दिल्ली NCR में आज सुबह छाया कोहरा और दृश्यता हुई कम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। 2014 से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तेजी से हो रहे विकास को किया साझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की सालाना बैठक में लेंगे हिस्सा। अपने समकक्ष जेनेट येलेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के साथ ही मौजूदा वैश्विक हालात पर भी किया विचार विमर्श। और गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आज हो रहा है समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। आखिरी दिन वॉलीबॉल और बॉक्सिंग स्पर्धाओं में होगी खिताबी जंग। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। और आज सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद खास दिन और उत्तर दक्षिण का एक बेजोड़ समागम। दक्षिण भारत के महान संत रामानुजाचार्य की अयोध्या में भव्य मूर्ति का अनावरण। धर्मनगरी अयोध्या में पहली बार जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का CM योगी ने किया अनावरण। महान संत जगत गुरु रामानुजाचार्य की जयंती पर यह विशेष श्रद्धांजलि।
अयोध्या में उनकी प्रतिमा को लगाकर। संत रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण करने के बाद संत रामानुजाचार्य 1137 में ब्रह्मलीन हो गए थे। तो अयोध्या में जो उनकी प्रतिमा है वो लगभग 4 फीट लंबी है और ये राम जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दक्षिण भारत की शैली में जो राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है, अम्मा जी जिसे कहते हैं, वहां पर उस प्रतिमा की स्थापना की गई है। 120 वर्ष पुराने राधा कृष्ण मंदिर में वरिष्ठ साधु संतों की मौजूदगी में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य माने जाते हैं सबसे पहले जगत गुरु। संत रामानुजाचार्य को कलयुग में लक्ष्मण का भी अवतार माना जाता है और उनका जो पूरा जीवन, उनका जो पूरा कार्य है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि भगवान राम के प्रति संत रामानुजाचार्य जी का प्रगाढ़ स्नेह रहा है। महान संत रामानुजाचार्य ने समानता और सामाजिक न्याय पर बेहद जोर दिया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये दक्षिण और उत्तर की जो सांस्कृतिक विरासत है, की जो सांस्कृतिक एकता है, जिस पर कई बार कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हमारी सांस्कृतिक एकता पर सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्पण अयोध्या में संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा। आशुतोष। बिल्कुल लालचंद, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक उत्तर और दक्षिण का मिलन है, तो अगर इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूं तो ये 2 युगों का मिलन है। ये 2 युग हैं जो 1000वीं शताब्दी रही है और उसके बाद ये 2000वीं शताब्दी चल रही है। इन 2 युगों के बीच में जो कुछ बीता है, उसमें सनातन धर्म किस तरह से पनपा, आगे बढ़ा और क्या कुछ हुआ है, इसको रामानुजाचार्य ने 1000 ईस्वी में ही इस पूरे चित्र को देख लिया था। और यही कारण था कि उन्होंने दक्षिण से चल करके उत्तर तक जो है आए और उन्होंने भगवान राम की तमाम सारी प्रेरणाओं को आत्मसात करते हुए कई सारे जो है अभिनव प्रयोग, अभिनव सिद्धांत, अभिनव विचारधाराएं दी। खासतौर पर वेदांत से प्रभावित रामानुजाचार्य ने विशिष्ट वेदांतवाद का जो है उन्होंने जो है निरूपण किया और इस विशिष्ट वेदांतवाद में उन्होंने वैष्णव मत की जो है प्रतिष्ठा की। और दक्षिण भारत के श्री पेरुम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य ने जो 3 सूत्र वाक्य जो है जिनका प्रादुर्भाव किया, जो वेदांत से संबंधित थे, जो वेदों से संबंधित थे, उसमें ब्रह्म सूत्र और विष्णु सहस्त्रनाम और उसके साथ दिव्य प्रबंधन, ये 3 टीकाएं थी जिनका लेखन करके रामानुजाचार्य ने समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश की। और ये अगर हम थोड़ा सा लालचंद और थोड़ा सा इसको सरलीकृत करके अगर हम कहें तो उस वक्त का जो समाज था वो तमाम सारी सामाजिक विषमताओं से पीड़ित था और उन सामाजिक विषमताओं को की पीड़ा को दूर करने के लिए रामानुजाचार्य ने अपने अभिनव प्रयोग किए और उसमें कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने लेखन का कार्य किया और तमाम सारी चीजें दर्शन दिया, उन्होंने जो विशिष्ट वेदांत बताया, उसमें सर्वोपरि रूप से उन्होंने ब्रह्म, चित्त और अचित्य तीनों को एकीकृत होने का, एकाकार होने का उन्होंने दर्शन दिया। ब्रह्म से उनका तात्पर्य था ईश्वर का, आत्म से तात्पर्य, चित्त से तात्पर्य था आत्मा से, और अचित्त वो था जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे समीप है। निश्चित रूप से रामानुजाचार्य के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के उनके शिष्य होते हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य होते हैं कबीर, रैदास और तुलसी भी उसी श्रेणी में आते हैं। पूरी तरीके से सूरदास भी उसी श्रेणी में आते हैं जो रामानंद के शिष्य थे। इन लोगों ने भक्ति मार्ग का जो प्रचलन किया वह भक्ति थी भगवान राम के प्रति। और भगवान राम की अयोध्या में अगर आज 1000 सालों के बाद जब उनका आज जन्मदिन या उनका याददाश्त मनाई जा रही है, उस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर के उनकी मूर्ति का अनावरण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म की वह पराकाष्ठा जो कभी कालजयी रही है, हजारों हजार साल से चलती आ रही है, उसको फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त उसको प्रकीर्ण करने का काम किया है, उसको परिभाषित करने का काम किया है, जबकि भगवान श्री राम का उनसे कुछ दूर पर ही एक अमिट मंदिर बनने जा रहा है, जो कि न केवल 1000 वर्षों के लिए बनने जा रहा है, जबकि एक ऐसे
तमाम सारे उनके विराट व्यक्तित्व के राम के बनने जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी होगा उन सनातनियों के लिए जिनकी सनातन धर्म में इच्छा कहीं न कहीं मान्यता है, और इसके साथ ही सनातन धर्म को वो मानते हैं, आत्मा से मानते हैं, और सनातन धर्म ही वही सूत्रवाक है जो कहीं न कहीं विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है, और कहीं न कहीं संपूर्ण वसुधैव कुटुम्बकम की आत्मा को अपने में एकीकार करके रखता है। लालचंद। आशुतोष, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास तौर पर जिक्र किया, अयोध्या जो वो आए हैं, तो आज के कार्यक्रम में उनका ये क्या क्या खास शामिल है, क्योंकि ये भी बात है कि जो दीपोत्सव होना है उसकी तैयारियों का भी मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, और क्या क्या कुछ खास प्रोग्राम उनका है अयोध्या में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का? देखिए, खास तौर पर अगर हम कहें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है, वो हर वर्ष उसका लक्ष्य दीपों की संख्या बढ़ जाती है, उसकी भव्यता बढ़ जाती है, और उसका जो है कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उसमें लोगों की आस्था और भक्ति भी बढ़ जाती है। और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ इसको चाहते हैं कि भगवान राम की उस जो है, जब वो श्रीलंका से लौट करके विजय करके रावण पर लौट करके आते हैं, तो वो अद्भुत दृश्य जो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है। राम का संपूर्ण जीवन जो प्रेरणा का स्रोत है, जो आदर्श पुरुष है, जिनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन के लक्षण अगर 1% भी किसी व्यक्ति के जीवन में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है कहीं न कहीं सुखमय होगा। उसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। उसके अतिरिक्त एक और धार्मिक कार्यक्रम है, एक अनुष्ठान है जिसमें वो भाग लेंगे। और निश्चित रूप से आज आपने जिस तरह से आज अपने बुलेटिन की शुरुआत की और चर्चा की शुरुआत की, अयोध्या में रामानुजाचार्य की शुरुआत की, निश्चित तौर पर इस वक्त का जो युवा है वो रामानुजाचार्य को अगर समझेगा, उनकी बातों को समझेगा, और उनके मूर्ति का अनावरण होगा, उनके तमाम सारे विशिष्ट वेदांत के जो है तत्व जो है निखर करके आएंगे, तो निश्चित रूप से समाज में इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। लालचंद जी, वही कोशिश हम और आप कर रहे हैं कि जो अच्छी विरासत है उससे हमारे युवा जुड़ें, और यही कोशिश अयोध्या में हुई है, दक्षिण और उत्तर के समागम की भी और सांस्कृतिक समागम की भी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब हम अभी लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि किस तरह से लब आज़ाद हैं का नारा देने वाली पार्टी दूसरों के लब को खामोश करने की कोशिश करती है, लेकिन हाई कोर्ट में यह कोशिश गिर जाती है। करेंगे इस पर चर्चा। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम करने वाले हैं हमारी आज की खास चर्चा, और वो चर्चा जो होगी वो ये कि जो आवाज को दबाने की कोशिश जो थी उस पर हाई कोर्ट का डंडा चला है। आम आदमी पार्टी द्वारा आलोचकों को खामोश करने पर कोर्ट की मनाही। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा और कवि कुमार विश्वास को गिरफ्तारी से बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ पंजाब पुलिस की FIR को किया रद्द। इस मामले को याद कीजिए किस तरह से पूरा इस मामले में ड्रामा हुआ था। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए बोला करारा हमला,
और ये हमला उन्होंने क्या कहा, सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने पंजाब पुलिस को मेरे घर भेजी थी। ये कुमार विश्वास का तंज। बेबुनियाद एफआईआर को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, आभार। ये कवि कुमार विश्वास के शब्द हैं। और तेजिंदर बग्गा ने भी कहा कि पंजाब हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़ पड़ा है। बग्गा ने आगे कहा, मेरे खिलाफ एफआईआर को गलत बताते हुए रद्द कर दिया गया। तो बड़ी राहत है तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास के लिए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर तेजिंदर बग्गा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसी आधार पर तेजिंदर बग्गा पर मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दिया गया था। और उसी एफआईआर के आधार पर दिल्ली में पंजाब पुलिस ने बग्गा को घर से उठा लिया था और उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। और कुमार विश्वास वाले मामले पर अगर नजर डालें तो उनके खिलाफ रोपड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और ये एफआईआर किस वजह से थी कि कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक से मिलने का आरोप लगाया था, इसके लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी बोल के लब हैं तेरे आजाद गाती थी, वो एक राज्य में पुलिस बल के मिलते ही विरोध के स्वर बंद करने पर क्यों उतारू है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों पर हम चर्चा करें उससे पहले देखते हैं तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास, जिनको की हाई कोर्ट ने राहत दी है, उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी, अपनी प्रतिक्रिया कैसे जाहिर की है। देखिए, यह तेजिंदर बग्गा का ट्वीट है। पंजाब हाई कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़। तेजिंदर बग्गा को राहत मिली है। मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया, तेजिंदर बग्गा ने ट्विटर पर लिखा है। और अब हम आपको कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाएं। तो ये बौनी नजर, ये जो कुछ कुमार विश्वास कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं हम सभी समझते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं। विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और संजीव कौशिक जी भी, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप तीनों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले विकास से शुरू करता हूं और उनसे ये इनपुट लेता हूं कि क्या कुछ हाई कोर्ट ने खास तौर पर कहा। विकास, अच्छी तरह से हमें याद है वो 3 राज्यों की पुलिस एक साथ जब इकट्ठी हुई थी, पंजाब की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, और उसके बाद वो पूरा एक ड्रामा चला था। उस समय अदालत ने तात्कालिक राहत दी थी तेजिंदर बग्गा को, लेकिन आज का जो हाई कोर्ट का फैसला है उसने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। क्या कुछ खास तौर पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है विकास? बिल्कुल लालचंद जी, आपने सही कहा कि एक त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया था 3 राज्यों की पुलिस के बीच में। और उस पूरे विवाद की वजह ये थी कि वो पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद जब पहुंची थी दिल्ली गिरफ्तार करने के लिए तेजिंदर बग्गा को, तो कुछ औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था। बहरहाल वो अपनी जगह बात है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा विवाद था उस पर हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जिस ट्वीट को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है, उस ट्वीट में ऐसा कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट कोर्ट को नहीं दिखता है जिसके चलते इस तरह की एफआईआर दर्ज की जाए। तेजिंदर बग्गा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया है कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, विपक्षी दल के सदस्य हैं, तो वो क्रिटिसिज्म करेंगे सरकार का, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के कदम हैं, उसको लेकर के क्रिटिसिज्म करना एक विपक्ष का दायित्व है, आप ये कह सकते हैं कि तो वो अगर उस चीज को कर रहे हैं तो उसको लेकर के एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। ट्वीट के में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है जिससे 2 समुदायों के बीच किसी तरह के तनाव की स्थिति पैदा होती हो, जैसा कि आरोप लगाया गया था। धार्मिक भावनाएं भड़की हैं तेजिंदर बग्गा के ट्वीट से। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की आलोचना के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए मानसिक रूप से, ना कि इस तरह से एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, आपको याद होगा कि वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से दर्ज कराई गई थी। और इसमें एक और इशू को उठाया गया था एफआईआर में
तेजिंदर बग्गा ने अपने ट्वीट्स की जो जिसको हम कहेंगे झड़ी थी, जो सीरीज थी, उसमें एक जगह पे लिखा था कि वो इस तरह से जीने नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को जिस तरह की वो काम का गतिविधियां कर रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसको आप इसकी भावना को समझे, जीने नहीं देंगे का मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ थ्रेट दे रहे थे। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं था कि वो हत्या करने वाले हैं। हाँ, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको उसको एक सही नजरिए से देखना होगा। वो एक क्रिटिसिज्म है और उसमें किसी भी तरह से ना तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का एलिमेंट मिला है और ना ही उसमें किसी भी तरह से केजरीवाल को धमकी देने या हत्या करने के लिए धमकी देने की बात उसमें नजर आती है। इसीलिए एफआईआर को क्वैश कर दिया गया है। राहत पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे चुका था। लौटता हूं आपके पास, लेकिन शिवम जी की प्रतिक्रिया लेने से पहले मैं सीधे चलता हूं संजीव कौशिक जी के पास। संजीव जी, कितना अच्छा गाना है ना कि बोल के लब तेरे आजाद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कहनी, कथनी और करनी में कितना अंतर आ जाता है। आज हाईकोर्ट ने वही आईना दिखाने का काम किया है। संजीव जी, देखिए लालचंद जी, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है निश्चित तौर पे वो आदेश मानना ही होगा और उससे आगे की कार्रवाई यदि आम आदमी पार्टी करनी चाहे तो उसके पास ऑप्शन अभी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनके स्टेटमेंट को खारिज किया है, उसके स्टेटमेंट को बिल्कुल बेवजह और बुनियादहीन बताया है। यह बात तय है कि उनके या विश्वास साहब के जो स्टेटमेंट थे अलगाववादियों के साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात थी या 60 की बात थी, इसको तोड़ने की बात थी, इसको कोर्ट समेत पंजाब की जनता ने भी एक सिरे से नकार दिया और खारिज कर दिया। तो ये बात तो बिल्कुल सीधे से है कि वो जो कह रहे थे उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को हानि पहुंचाने के लिए वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे जिसका कोई मायने नहीं है। कोर्ट भी ये मानती है। तो जवाब जनता दे चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी स्वतंत्र है कि पार्टी इसको आगे ले जाना चाहती है, नहीं ले जाना चाहती है। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि एक आदमी जो राजनीति कर, जो अपने आप को कवि कहता हो, बड़ी बड़ी बातें करता हो, आत्ममुक्त बौना क्या क्या वो अभी आप दिखा रहे थे, तो इतनी लंबी बातें करने वाला निश्चित तौर पे किसी पार्टी को किसी पार्टी को वो नुकसान पहुंचाने की नियत से ये बात कर रहे थे और राजनीतिक आरोप लगा रहे थे। ये बात भी लोगों ने जान लिया। कुमार विश्वास को आपने कहा कि भाई कवि हैं तो उनको राजनीति करने की क्या जरूरत थी। राजनीति में तो वो आप ही के साथ तो करते थे, वो राजनेता बन तो गए थे, आप ही के साथ राजनीति करते थे, ये बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जब सीधी सी बात है कि वो पार्टी में थे, आज पार्टी में नहीं है, तो किसी और पार्टी से मिलकर के वो उसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट को पंजाब की जनता ने खारिज कर दिया। उसी स्टेटमेंट को कोर्ट ने भी कहा कि इस स्टेटमेंट को तवज्जो देने लायक भी नहीं समझना चाहिए, इसका कोई मायने नहीं है, वो राजनीतिक बयान। लौटता हूं आपके पास, शिवम जी के पास चलते हैं। शिवम जी, आमतौर पर आम आदमी पार्टी, संजीव जी भी कई बार ये जब कभी भी हम कोई भी चर्चा शुरू करते हैं तो भले उसका संबंध हो ना हो, लेकिन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप बड़ा आमतौर पर लगता है। लेकिन इस मामले में क्या कहेंगे कि पंजाब पुलिस का जो जिस तरह से इस्तेमाल हुआ था उसमें कोर्ट ने आपके नेता तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास जी, जो कि मशहूर कवि हैं, पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, उनको राहत देकर के ये साबित कर दिया कि असल में गलत इस्तेमाल तो पंजाब पुलिस का हुआ था। नहीं, हम तो शुरू से एक बात पे लालचंद जी स्टैंड करते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी जो है संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं रखती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। आप लगातार देख लीजिए, जो लोग 26 जनवरी की परेड को स्टॉल करने का काम कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सत्ता में रहने हुए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का व्यवहार उनके दल के, उनके नेताओं के द्वारा किया जाता है, मुझे नहीं लगता है कोई अतिशयोक्ति होगी कि उनको कहा जाए कि किस प्रकार से उनकी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं। कई बार पंजाब पुलिस को दुरुपयोग करते, मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज जो निर्णय किया है, ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके कर्मों को एक शानदार तमाचा है। आप कल्पना करिए कि आपने पूरी बटालियन की बटालियन भेज दी, तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से उठवा लिया, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, आप एक पूरा कारकेट लेकर के उनको अरेस्ट करते हुए और कहां ले जा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ ट्वीट कर दिया। आपने अपने ही पुराने सहयोगी, मित्र कह लीजिए, आपके बचपन के दोस्त कुमार विश्वास के घर सेम काम करने का प्रयास किया, आपने उनके घर पुलिस भेजी, उनके बारे में उनके ऊपर स्पाई करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इस बात को ये सिद्ध करता है कि आपका मानसिक और राजनीतिक दिवालियापन आ चुका है।
कहीं ना कहीं आपके पास में विषयों पर बातचीत करने का कोई संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, देंगे जवाब। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। हालांकि ऐसा ही मामला अलका लांबा के लिए भी था पंजाब पुलिस के द्वारा, इसी तरह का, जैसे कुमार विश्वास के लिए था और तेजिंदर बग्गा के लिए। संजीव जी के पास मैं लौटूं उसके पहले एक बार विकास के पास चलता हूं। विकास, जिस तरह से कि आप ये अभी संजीव जी कह भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पास तो अभी रास्ता खुला हुआ है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, तो क्या ऐसा कुछ संकेत दिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जो पक्षकार थे या जो वकील थे, उन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया है वहां क्या? देखिए, अपील का विकल्प तो हमेशा होता है किसी के भी पास। अगर हाईकोर्ट कोई राहत नहीं मिलती है तो बिल्कुल जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं और जिस तरह से इसको लेकर के अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आदेश में दिया गया है जज साहब की तरफ से कि किन कारणों से वो इस एफआईआर को खारिज करने की बात कह रहे हैं। उसमें जो सिर्फ एक ट्वीट नहीं, ट्वीट की जो सीरीज है, ट्वीट के साथ और भी जो नीचे ट्वीट किए गए थे, उन सब पर अपनी राय जताते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि ये पूरा मामला कहीं से भी इस तरह का नहीं लगता है जिसमें दो समुदायों को भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अगर तो बिल्कुल उनके पास रास्ते खुले हैं। लेकिन लालचंद जी, अगर आप देखें कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा उदार रहा है, जहां पर के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात आती है, वहां पर हाई कोर्ट से भी ज्यादा अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच होता है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो प्रेस हो, अगर किसी भी तरह का स्टेटमेंट जो बयान है वो भड़काऊ नहीं है, उससे हिंसा नहीं भड़कती है और वो किसी की अधिकारों की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की एफआईआर को लगातार खारिज करता हुआ आ रहा है। देख रहे हैं भारत लोकतांत्रिक देश है, सच बात है, भारत लोकतांत्रिक देश है। हम उन देशों में शामिल नहीं हैं जहां पर कि लब पर लगाम लगाए जाए, लेकिन जब कभी भी कोशिश होती है तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट है वो अपना एक अच्छी भूमिका में सामने आती है। संजीव जी, जैसा विकास कह रहे थे कि विकास की बातों से ये साफ लग रहा था कि जैसी टिप्पणी हाईकोर्ट के जज ने की है, वैसे में शायद जो दूसरा पक्ष है यानी आम आदमी पार्टी का पक्ष है, वो इस मामले को ऊपर लेकर शायद नहीं जाना चाहेगा। मुझे लगता है कि शायद यही करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है तो ना ही लेके जाएं तो वही बेहतर है ना। देखिए, ये तो पार्टी वैसे रास्ता खुला हुआ है, न्यायिक रास्ता खुला हुआ है, ये बात सही है। ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आई कि वो बता रहे हैं कि देश के संवैधानिक संस्थानों के साथ या लगातार किस तरह से आम आदमी पार्टी छेड़छाड़ करती रही है और उसका बेजा इस्तेमाल करती रही है। कई ऐसे उदाहरण है साहब। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के संवैधानिक संस्थानों की अवहेलना की है और उसके पराक्रम को नीचे दिखाया है, उसका ताजा उदाहरण यदि हम बताएं, या उदाहरण का एक लंबी फेहरिस्त है। पिछले 8 सालों में पहली बार हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों को रोते हुए देखा, आरबीआई की साख खा गए आप, इलेक्शन कमीशन को फटकार लगते हुए देखा। नहीं, इलेक्शन कमीशन को हमने फटकार लगाते हुए देखा, बगैर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट ने फटकार लगाया, फिर इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टियों की स्तुति थी। तो ये तमाम चीजें पिछले 8 वर्षों में लोगों ने देखा है, झेला है और समझा भी है। तो आप ये आरोप तो नहीं लगाए। दिल्ली में हम देखते हैं कि आपके पास यदि पुलिस है तो उसका बेजा इस्तेमाल किस तरह से आप करते हैं। जब चाहते हैं शिवम जी जेएनयू में शिवम जी देंगे। जेएनयू में जब नहीं बुलाया जाता है वहां जाके छापेमारी करते हैं, जहाँ बुलाया जाता है जामिया में वहां जाते नहीं है। तो चीजें हैं। शिवम जी, वही बात आ गई ना जो मैं कह रहा था। शिवम जी, पिछली बार जो मैं कह रहा था ना कि आप ही के ऊपर उल्टा आरोप लगा देते हैं, दीजिए जवाब। मैं तो सारे आरोपों को स्वीकार कर लेता हूं सर। आम आदमी पार्टी के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहस करने का फायदा नहीं, उन्होंने अपनी सच्चाई को जानना नहीं। मैं इस बात का उदाहरण दे रहा हूं आपको, और मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं कोर्ट ने कहा है। ऑब्जर्वेशन मेरी नहीं है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जिसको आपने आज प्रमाणित किया। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर में कार्यक्रम होता है, माननीय राष्ट्रपति उस कार्यक्रम पर जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम पर जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनका डिप्टी सीएम वहां नहीं जाता कि वो गुजरात में पॉलिटिकल टूरिज्म में बिजी है। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये क्या सिद्ध करता है? आपने दिल्ली के अंदर में जब तक चुनाव का मामला आता है तो साहब आप कहते हैं अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ईवीएम ठीक है, अगर आपकी पार्टी हारती है तो ईवीएम हैक्ड है। तो अब आपने इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह बना लगते हैं साहब वो बीजेपी के हिसाब से चलती है, मोदी जी के हिसाब से चलती है। देश की न्याय प्रक्रिया कुछ कर दे तो साहब देश के जस्टिस
जो है बीजेपी के साथ सरकार के साथ, यानी कि आप कहीं तो कोई दीनीमान होगा आपका। आपके हर बयान के ऊपर में आपके ऊपर में 5 प्रश्न छोड़ रहते हैं, और केवल मामला ये है कि मेरा तो एक ही निवेदन आम आदमी पार्टी के नेताओं से है कि देश की संवैधानिक स्थितियों को खराब ना करें, अपने निजी इंटरेस्ट के चक्कर में आप जो व्यवस्थाएं खराब करते हैं उसका बहुत बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, आपने और बड़ा आरोप लगा दिया कि बात खाली एजेंसियों के दुरुपयोग की ही नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का आम आदमी पार्टी निरादर करती है। कुछ उदाहरण के साथ आपने बताया। आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन आज की चर्चा इसी पर थी कि जिस तरह से पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल, 2 मामले पर आज फैसला आया है। अलका लांबा का मैंने उदाहरण दिया कि पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा था, उस पर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उम्मीद करते हैं, वही विकास भी कह रहे थे कि जिस तरह की टिप्पणी जज ने की है ना, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को अब कम से कम यहीं पर खत्म किया जाए और आगे इस तरह का कुछ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, शिवम जी आपका भी और विकास आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब हम बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की, और ये खबर भी चर्चा में काफी ज्यादा है क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव से आज फिर से पूछताछ हो रही है। और यह मामला क्या है? मामला है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा। तो उसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई संजय यादव से पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव से शनिवार को भी सीबीआई ने पूछताछ की थी और सीबीआई ने संजय यादव को सोमवार को भी बुलाया था, लेकिन वो सोमवार को उपस्थित नहीं हुए थे। और संजय यादव के बारे में अगर आप जानना चाहें तो तेजस्वी यादव और संजय यादव लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। साल 2015 को याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, तब भी संजय यादव ही उनके निजी सचिव थे। और ये जो घोटाले का आरोप है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर है, जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान यह घोटाला हुआ था। साल 2004 से 2009 यूपीए 1 को याद कीजिए, जब मध्य रेल के जीएम और अन्य अधिकारियों ने लोगों से सस्ती दर पर जमीन ली और बदले में रेलवे में नौकरी दी, यह आरोप है। इसी दौरान नौकरी पाने वाले कई लोगों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा मामला है। सीबीआई ने 7 अक्टूबर को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। पटना में 10 सर्कुलर रोड पर जो छापेमारी हुई थी, उस दौरान एक हार्ड डिस्क बरामद करने का सीबीआई का दावा है और उस हार्ड डिस्क में 1458 लोगों के नाम हैं जिन्हें लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए नौकरियां दी गई। तो ये पूरा का पूरा मामला है और उसी सिलसिले में पूछताछ हो रही है। राजेश राज हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, संजय यादव और तेजस्वी यादव, काफी लंबा संबंध रहा है तेजस्वी यादव और संजय यादव का, और संजय यादव से आज फिर से पूछताछ हो रही है। ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें संजय यादव क्या एक बड़ी भूमिका में हैं अगर ये आरोप, ये घोटाले का आरोप सही साबित होता है तो? राजेश, देखिए, संजय यादव मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा। हालांकि वो दिल्ली में भी रहते हैं और पटना में तेजस्वी यादव के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं, इसको पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन जहां तक संजय यादव और रेलवे टेंडर घोटाले का सवाल है, तो जैसा मुझे याद आ रहा है कि 2004 से 9 के बीच, मैं उस समय 2008-9 के दरमियान रेलवे मंत्रालय कवर करना मैंने शुरू ही किया था। तो मुझे जैसा याद आ रहा है कि उस वक्त भोला यादव जो थे, जिनसे सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है, वो जेल भी गए थे। भोला यादव जो थे वो लालू प्रसाद के ओएसडी के रूप में काम करते थे। वो रेलवे का काम पटना से देखा करते थे। यहाँ पर केपी यादव, आरके महाजन, सुधीर कुमार, ये तमाम लोग जो थे, और विनोद श्रीवास्तव, ये तमाम लोग रेल मंत्रालय को संचालित करते थे। उस समय संजय यादव का कोई दखल रेल मंत्रालय में तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन बाद के दिनों में तेजस्वी यादव और संजय यादव के जो रिश्ते थे, जो दोस्ती थी, वो बिहार की सियासत में इनको ले गई और
कहीं ना कहीं 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रशांत किशोर वहां पर जेडीयू के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि संजय यादव पर्दे के पीछे से आरजेडी के चाणक्य की भूमिका में है। 2009 में जब लालू प्रसाद रेल मंत्री पद से हटते हैं तो जो मुझे पूरा स्मरण है कि संसद कवर करने के दौरान सबसे पहले ललन सिंह जो अभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मामले को लोकसभा में उठाया था और कहा था कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जगलड़ी जो है वो जगलड़ी दिखाई पड़ रही है, जिससे लालू प्रसाद बहुत विचलित हुए थे। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव से भी मदद मांगी थी और इसके अलावा तमाम जो जनता दल यूनाइटेड के ओबीसी सांसद थे उन ओबीसी सांसदों से भी उन्होंने मदद की गुहार की और कहा कि मुझे जानबूझकर ललन सिंह जो हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि चारा घोटाले में भी ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन लोगों की बड़ी भूमिका थी जब उनके खिलाफ ये लोग पिटिशनर थे। तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया था जब रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी यूपीए 2 में जब काबिज हुई थी तो उस वक्त इस मामले को जनता दल यूनाइटेड ने उठाया था। हालांकि बीच में यह मामला थोड़ा थम सा गया था। 2015 में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी बने, 17 में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जेडीयू की सरकार बन गई तो मामला बीच में थम सा गया था। लेकिन अब पुनः यह मामला जो है अस्तित्व में आया है। भोला यादव इस मामले में जेल जा चुके हैं, हालांकि वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। जैसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आरजेडी की बैठक हुई उसमें भी मंच पर वो लालू प्रसाद के साथ देखे गए। अब देखना होगा कि भोला यादव के बाद संजय यादव की कितनी संलिप्तता है, ये तो सीबीआई के जांच के दौरान ही पता चल पाएगा। लेकिन भोला यादव से जिस तफ्तीश की जो सिलसिला था हाउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर उनके घर तक जिस तरीके से उनके ऊपर तफ्तीश सीबीआई ने की है तो कोई साक्ष्य मिलने के बाद ही उनको जेल भेजा गया होगा। अब देखना होगा कि संजय यादव की क्या संलिप्तता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा सीबीआई की जांच पर। राजेश, 10 सर्कुलर रोड, हार्ड डिस्क, 1458 नाम, यानी करीब करीब 1500 नाम। वो हार्ड डिस्क बहुत कुछ खोलने वाली है, बहुत सारे राज उससे निकलने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो हार्ड डिस्क बरामद हुआ है तो निश्चित तौर पर सीबीआई चाहेगी कि इसकी तमाम परतों को खंगाला जाए, तमाम परतों को खोला जाए। और आपको शायद याद होगा, आप बिहार लगातार 2005 के पहले से भी चुनाव कवर करते रहे हैं। आपको याद होगा कि आरजेडी की एक सीनियर मिनिस्टर होती थी, सांसद भी थी, कांति सिंह। कांति सिंह के बारे में भी जो है, और रघुनाथ झा, ये सब लोग लालू प्रसाद के बहुत ही विश्वस्त लोगों में से इन लोगों की गिनती होती थी। रघुनाथ झा भी केंद्र में मंत्री थी। एक बार कांति सिंह का नाम भी ये इस सिलसिले में आया था कि शायद किसी जमीन के बदले में कोई जमीन थी जो कांति सिंह से भी परिवार के किसी सदस्य ने लिखवा लिया था। तो इस तरह की खबरें छन छन कर लगातार जो है वो आती रही हैं। और छपरा के जो लोग हैं, छपरा जो लालू प्रसाद का परंपरागत उनकी सीट रही है, वहां के लोग भी ये बताते रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला है वह कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहा है। जमीन के बदले जो तथाकथित तौर पर जो आरोप हैं वो हम कह सकते हैं कि या सीबीआई की जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन छपरा में बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिली हैं, ये भी सच, इनकार नहीं किया ये बिल्कुल सच है। और अब देखना होगा कि ये नौकरियां जो आरोप हैं, क्या वास्तव में जमीन लेकर के नौकरियां दी गई, उसी सिलसिले में ये जांच चल रही है और इसकी अब परतें खुल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब एक और बड़ी खबर जिस पर हम करने जा रहे हैं चर्चा, और वो बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी का पाकिस्तान के प्रति प्रेम अब आ गया सभी के सामने। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने और व्यापार समझौते को बहाल करने की पैरवी पंजाब के कृषि मंत्री ने की है। पंजाब सरकार में जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने की है। पंजाब की आप सरकार की पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने की मांग पर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस भाजपा दोनों ने मौजूदा दौर में पंजाब से लगी सीमा पर पाकिस्तान ही ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार से पंजाब में जहर घोल रहा है। याद कीजिए, पंजाब और भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की लगातार कोशिशें कोई और नहीं, पाकिस्तान ही कर रहा है। उधर से ही ये कोशिशें जारी हैं। पंजाब सरकार के कृषि मंत्री के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया। बीजेपी नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, केजरीवाल अपने को कट्टर देशभक्त कहते हैं, लेकिन वास्तविकता उन्हें वोट बैंक
भक्त साबित करती है। और आप अब एएपी नहीं पीपीपी यानी पाकिस्तान परस्त पार्टी है, यह शहजाद पूनावाला ने लिखा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था, व्यापार के मामले में जो दर्जा दिया जाता है। और दूसरी तरफ 2019 में जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में रद्द किया गया था, उसके बाद भारत से पाकिस्तान ने व्यापारिक समझौता तोड़ लिया था। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी आप सरकार से पूछा कि क्या उन्हें पाकिस्तान की आधिकारिक स्थिति नो टॉक्स के बारे में पता है, जो ऐसी बातें कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर हटा लिया तो फिर ट्रेड कैसा, यह मनीष तिवारी ने बड़ा सवाल पूछा है, बेहद अहम सवाल है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल के पाकिस्तान प्रेम पर सवाल उठाया है और लिखा है, पाकिस्तान ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है, नौजवानों को ड्रग की लत लगाकर बर्बाद कर रहा है, यह मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है। और साथ ही कहा है कि भगवंत मान अगर केजरीवाल के इशारे पर ना चलें तो बेहतर होगा। और साथ ही यह भी गौर करने की बात है कि लगातार बयानबाजी के लिए मशहूर अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार की मांग पर खामोश हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड से पंजाब को क्या हासिल होने वाला है, किसका भला होने वाला है, करेंगे चर्चा इस पर। लेकिन पहले मनीष तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ट्वीट को एक बार देख लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा। ऑफन marvel at innocence if not nostalgia of my fellow Punjab's question answer is कुलदीप सिंह आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के नो टॉक्स के बारे में, उनको स्थिति के बारे में पता है क्या, और अभी तक हाई कमिश्नर भी रेस्टोर नहीं हुए हैं और कह रहे हैं कि वो रिश्ते सुधारें और व्यापार करें। इसी चीज को लेकर मनीष तिवारी ने ये ट्वीट किया है। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, और साथ में आकांक्षा सक्सेना भी चंडीगढ़ से, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आकांक्षा जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आकांक्षा, जिस तरह से पंजाब के कृषि मंत्री ने यह बात कही, तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा बोल करके उन्होंने भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में खड़ा कर दिया है? बाकी लोग गुजरात में, हिमाचल में कोशिश कर रहे हैं और पंजाब सरकार के कृषि मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। आकांक्षा जी, ऐसा लगता है कि जो नौसखिया सरकार जो ये सिद्ध हो रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, ये एक और आप इसमें आया है कि जब पाक नो टॉक का स्टेटस है, हमारे पास हाई कमिश्नर्स नहीं है, और अगस्त 7 2019 को जब आर्टिकल 370 जो JNK में हो गया था, उसके बाद से 2 दिन बाद से ही है पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक ये हटाया नहीं जाएगा जी। उसके बावजूद भी ये सब कुछ पता होने के, या तो उन्हें पता नहीं है या फिर उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया, और जिस तरीके से वो गुहार लगा रहे हैं सेंटर से कि हमें ट्रेड करने दिया जाए, पर क्यों करने दिया जाए? मेरे ख्याल से उसके पीछे की जितनी भी जो भी चीजें हैं वो उन्होंने नहीं देखी। कुलदीप सिंह धालीवाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री की जो बेंगलुरु में हुई थी जुलाई 14-15 को, उसमें इन्होंने ये मांग रखी थी। पर अगर जैसे देखा जाए कि मनीष तिवारी ने भी इन्हें याद दिलाया, क्योंकि वो एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मनिंदर सिंह सिरसा काफी सीनियर बीजेपी लीडर हैं यहाँ से, तो सभी ने ये एक बात बोली है कि भले ही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पर जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन और जितना भी ड्रग का जो आना हो रहा है वो सब पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रहा है। पंजाब उससे बहुत बहुत बैडली इफेक्टेड है। पंजाब का यूथ को खराब करने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब बातों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और पाक नो टॉक जो हमारे साथ चला रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहता है, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में दखल अंदाजी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी किसी भी पार्टी को, क्या हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ के उनके साथ कोई भी ट्रेड करना चाहिए? बहुत बड़ा ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये सवाल उठा है, इसीलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हमला बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र इस पर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। विनोद जी,
हमने तमाम प्रतिक्रिया देखी। पंजाब के कृषि मंत्री के इस बयान पर शहजाद पूनावाला ने भी बात कही है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कही है, लेकिन मनीष तिवारी ने भी जो बात कही है बड़ी दमदार बात कही है कि क्या आपको नो टॉक्स वाली स्थिति का, और हाई कमिश्नर भी अभी नहीं है, इसके बारे में पता भी है क्या? लगता है जैसे बिल्कुल एक अनाड़ी को मंत्री बना रखा है पंजाब सरकार में। विनोद जी। लाल जी, आप देखिए कि ये आम आदमी पार्टी की और आप कहें कि सरकार की एक फितरत है, परसेप्शन बनाने की सियासत वो करते रहे हैं। इसी परसेप्शन की सियासत जो उनकी है, उसी पे मनीष तिवारी ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि क्या ये इतने इनोसेंट लोग हैं जो जिनको ये पता नहीं है कि हमारा नो टॉक्स का जो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड रखा है, आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद पाकिस्तान ने लगभग हर ट्रेड समझौता जो भारत पाकिस्तान के साथ चल रहा था उस समय में सबको बंद कर लिया है। तो इसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया का जो है ट्रेड रिलेशंस हो जिससे पंजाब को फायदा हो। अब वो ये बात जान रहे हैं कि आप भी अपनी रिपोर्टर आकांक्षा बता रही थी कि आप देखिए पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं वो सबसे मोस्ट सेंसिटिव इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा जो नारकोटिक्स के जो अभी खेप पकड़े गए हैं वो सारे उन्हीं इलाके से हैं। तो एक जगह आप ये देख रहे हैं कि वो उड़ता पंजाब का जो उनपे एक ब्लेम लगता है ड्रग्स को लेके, कहा वहां पे किस तरह की साजिशें हो रही है, उसके खिलाफ में आप देखिए कि सारे बीएसएफ से लेके सिक्योरिटी एजेंसियां और सारे भारत की एजेंसियां जो है वहां काम कर रही है कि किसी तरह से इस ड्रग के मिनेस को रोका जाए। और आप कह रहे हैं कि हमको पहले पाकिस्तान से ट्रेड होने से हमको फायदा है। तो जो स्थिति है, या तो आप उस स्थिति को नकार रहे हैं या फिर आप इस बात को मान रहे हैं कि ये परसेप्शन में पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन बढ़ाने की बात करेंगे तो शायद यहां इंडिया में शायद उसको किसी तरह से एक वोट बैंक हमारा मजबूत होगा, जो कि पुणे वाला इस बात को अपनी प्रतिक्रिया में देते हुए कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लालचंद जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब आप देखिए कि पंजाब के सीएम भगवंत मान जब भी कोई फैसला लेते हैं या जब भी कोई आधिकारिक बयान देते हैं या उनके मंत्री बयान देते हैं तो सीधे सीधे राघव चड्ढा वहां पे एडवाइजर है, सीएम के एडवाइजर राघव चड्ढा है। तो और सारी चीजें जो है वहां के ऑफिसर्स जो है उनकी मीटिंग दिल्ली के ऑफिसर से होती है। केजरीवाल हर मीटिंग को एक तरह से निर्देशित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बात में ये सिर्फ एक पॉलिटिकली, और ये कह सकते हैं कि एक इनोसेंसी था उस मिनिस्टर का कि उन्होंने एक ट्रेड की बात की थी। वो मिनिस्टर है, हम नहीं कह सकते हैं कि वो मिनिस्टर नाकाबिल है। हम ये मान रहे हैं कि शायद उनकी एक पॉलिटिकल मूव है, जिस पॉलिटिकल मूव के कारण उन्होंने इस तरह की बातें कही है, क्योंकि वो परसेप्शन की राजनीति पे विश्वास करते हैं। और ये परसेप्शन की सियासत उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेंगे तो शायद कहीं इसका जो पाकिस्तान इंडिया में भी इसके वोट में उनको कुछ फायदा कहीं ना कहीं दिखेगा। लालचंद जी। और संक्षेप में बताइएगा कि ये जो अगर पॉलिटिक्स है तो गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, ये पॉलिटिक्स फिर वहां क्या असर दिखाएगी? देखिए सवाल यह है कि ये लोग जिस तरह की सियासत को लेके आए हैं, देखिए कहने के लिए तो आम आदमी पार्टी का आप देखिए उन्होंने पहले दिन से कहा कि हम सियासत बदलने आए हैं। तो ये सियासत बदलते बदलते आपने जब पहली बार आप ये देखिए कि भारत सरकार का उस समय में सर्जिकल स्ट्राइक था, आप देखिए कि उस सर्जिकल स्ट्राइक को आप सबूत मांगने लगे कि क्या सबूत है इस सर्जिकल स्ट्राइक का। तो जब आप एक देखिए कि आपकी सेना, आपके वो जवान जो अपनी एक इतनी बड़ी शहादत देके, इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा अचीवमेंट किया था, भारत का गौरव को बढ़ाया था, तो आप उस समय में उसको सबूत मांग रहे थे। और आज आप बिना समझे, बिना किस बात की पड़ताल के हुए आप कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ हमें ट्रेड रिलेशन होनी चाहिए, हमारा अगर ट्रेड बढ़ता है तो शायद पंजाब को फायदा होगा। ये बात वो जान रहे हैं कि पाकिस्तान की आज हालत क्या है। पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया ने एक तरह से पाकिस्तान को कोई भी इकोनॉमिक असिस्टेंस देने से मना कर दिया है। आप ये देखिए पिछले 6 महीने से आईएमएफ में इतने का बाद भी उसको 1.5 अरब का भी एक पैकेज मिला है। तो जो देश अपने को सस्टेन नहीं कर पा रहा है उसके साथ आप एक ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, पैरवी करते हैं, तो इसको नासमझी नहीं कही जाएगी। वो किसी न किसी तरह से आप एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखना पड़ेगा कि ये जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन कई बार उल्टी भी पड़ती है विनोद जी। देखना पड़ेगा कि ये वाला जो परसेप्शन है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसा पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी चर्चा के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे। इस वक्त इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।